ये कहानी है किया की, जो बचपन से ही विदेश जाना चाहती थी। वो हर सुबह इसी सोच के साथ उठती कि आज ऐसा क्या किया जाए कि फॉरेन जाना संभव हो पाए। हर रोज की तरह किया सुबह सुबह अपने पापा मम्मी के साथ लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। हॉलीवुड पिक्चर देखते देखते किया अपने पापा से कहती है, देख रहे ना पापा, बर्फ, कितनी सारी बर्फ है। यहाँ कहाँ देखने मिलती है बर्फ, और वहां तो सोचना ही नहीं पड़ता, चारों तरफ सफेदी की चादर बिखरी मिलती है। क्या मजा है उस लाइफ में। अरे क्यों चिंता करती है बेटी, तू भी एक दिन जरूर विदेश जाएगी। मैं कहाँ से जाऊंगी विदेश मम्मी, पैसे रखे हैं क्या मेरे पास? वो तो पापा चाहे तभी हो सकता है। पापा एक ट्रिप करवा दो ना लंदन की। हाँ हाँ, क्यों नहीं करवाएंगे तेरे पापा। तेरे अलावा इनके आगे पीछे है ही कौन। ये सब फिजूल की बातें है बेटो। पैसे है इसका मतलब ये नहीं कि एक ट्रिप करके आओ और सारे पैसे को आग लगा दो। एमबीए कर लो, काबिल बनो तो विदेश से खुद लोग तुम्हें नौकरी देने बुलाने आएंगे। और ये कहकर पंकज काम के लिए निकल जाता है। ये लो, इनका तो हमेशा का यही है। ऐसा मैं क्या करूं मम्मी कि विदेश से लोग मुझे बुलाए। अरे भाई मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मुझसे नहीं होती ना, पर पापा समझते ही नहीं। फॉरेन जाऊं कैसे? कोई लड़का भी मिलता है तो नकारा मेरे ही पैसों से अपने खर्चे चलाना चाहता है। मम्मी आप ही बताओ ना मुझे, क्या करूं मैं? तेरे बाप का ना तू रहने दे। शुरू से ही उन्हें यही समझ में आता है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक की नौकरी, जो मिले खाओ और शांति से रहो। इसलिए तो आज तक हमारे पास बस एक फ्लैट और एक गाड़ी है। यही अगर ये बड़े सपने देखने वालों में से होते ना, तो न जाने क्या क्या होता हमारे पास। पर मेरी फूटी किस्मत, मुझे तो खुद अपने हनीमून पर फॉरेन जाना था बेटा, पर उस वक्त भी तेरे पापा नहीं माने और मुझे एक जगराते में अपने गाँव ले गए। तो क्या मैं कभी भी फॉरेन नहीं जा पाऊंगी? मैं नहीं गई तो क्या, तू तो जरूर जाएगी मेरी बिटिया। शादी कर ले ऐसे लड़के से जो कहीं विदेश में नौकरी करता हो। अरे भाई, अब जो लड़का विदेश में रहेगा वो अपनी पत्नी को भी अपने साथ विदेश में ही रखेगा ना। रानियों की भी रानी है, मेरी मम्मी सबसे सियानी है। मम्मी आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। और नहीं तो क्या, सियानी तो बेटा बहुत ही थी मैं, लेकिन इस घर में आकर ना सारी सियान पत्ती को जंग लग गई। बाहर रहेगी तो जो पहनना है पहनेगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मैं तो अपनी जिंदगी नहीं जी पाई बेटा, पर तुझे तो ऐसा घर ढूंढ कर दूंगी जहां तू अपने हिसाब से रह सके। और क्या था, अगले ही दिन से प्रीति किया के लिए लड़का देखना शुरू कर देती है। किया भी मैट्रिमोनियल साइट पर अपना अकाउंट बना लेती है, जिसमें अपने बायो में वो खास तौर पर फॉरेन प्रेफरेंस मेंशन कर देती, और एक मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़के का अकाउंट उसकी पसंद से बिल्कुल मैच होता दिखाई पड़ता है। दोनों परिवार में बात हो जाती है और लड़के वाले रिया को देखने उसके घर पहुंच जाते हैं। मानना पड़ेगा, बड़े अलग सोच की है आपकी बेटी प्रीति जी। मेरा बेटा तो सालों से ऐसी ही लड़की की तलाश में था। अरे भाई, यही तो होती है इंडिपेंडेंट लड़की की सोच। क्या रियली सचिन? ओह माय गॉड सचिन, मुझे बिना तुम्हारे जैसे ही लड़की की तलाश थी। तो तुम कब शिफ्ट हो रहे हो अब्रॉड? जब तुम कहो। पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि किस देश में हो तुम, कैसा काम है तुम्हारा, उसी हिसाब से मैं भी वहाँ काम ढूंढ लूंगा। क्या बेटा, हम समझे नहीं, विदेश में तो तुम शिफ्ट होने वाले हो ना? क्या बहन जी, आप भी क्या मजाक कर रही हैं? आपकी बेटी ने अपनी प्रोफाइल में लिख तो रखा है फॉरेन प्रेफरेंस, मतलब वही कि वो फॉरेन में रहती है। यही बताया था ना बेटा तूने? हाँ हाँ मम्मी, वही लिखा था। और आंटी प्लीज आप ना मजाक मत कीजिए। तुम विदेश में ही रहती हो ना रिया? मुझे बचपन से ही फॉरेन जाना था। तुम प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, वहां मैं तुम्हारे लिए बर्तन धो दूंगा, झाड़ू पोछा जो तुम बोलो सब कर दूंगा। मुझे विदेश जाने का बड़ा शौक है, हमेशा चाहता था मुझे कोई ऐसी लड़की मिले जो अपने साथ मुझे फॉरेन ले जाए। प्लीज किया, प्लीज। किया और प्रीति एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाती हैं। रिया, पहले तो तू अपनी प्रोफाइल में साफ साफ लिख कि तुझे वही लड़का चाहिए जो विदेश में रहता हो। ज्यादा अंग्रेज की औलाद मत बन। अभी विदेश नहीं गई तू, देख लिया क्या लफड़ा हो गया। नहीं बहन जी, हमें माफ कीजिए, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। नमस्ते। इसके बाद किया अपने प्रोफाइल में चेंजेस कर देती है और फिर से दोनों माँ बेटे मिलकर एक नए रिश्ते की तलाश में लग जाती हैं। पर किया को अपने हिसाब का लड़का मिल ही नहीं रहा था।
इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और फिर जाकर किया को मिलता है वो लड़का जिसकी उसे तलाश थी। मोहित का यूएस में खुद का बिजनेस था और ये जानती ही प्रीति खुद लड़के वालों के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। तो क्या करती हो किया तुम? आई एम अ ग्रेजुएट। बस ग्रेजुएट? तो तुम्हारे फ्यूचर को लेकर क्या सपना है? आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ। माफ करिए आंटी जी, मेरी तरफ से तो ना है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो खुद कुछ करना चाहती हो, वो नहीं कि विदेश में सिर्फ लाइफ एंजॉय करने के लिए जाना चाहती हो। ऐसी लड़की चाहिए होती तो मैंने कब की शादी कर ली होती। बुरा ना लगे तो एक बात कहना चाहूँगा आंटी जी, आप अपने बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में नहीं है, आपको एक ऐसे लड़के की तलाश है जिसकी पीठ पर बैठकर आपकी बेटी विदेश जा सके और उसके पैसे से अपनी जिंदगी जी सके। और फिर से किया का रिश्ता होते होते टूट जाता है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। 3 साल की खोज के बाद किया को वो लड़का नहीं मिलता जो उसे फॉरेन ले जा सके। अब और कितना देर करेगी बेटा? अब और कितने लड़के छांटे? कुछ दिनों में तेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएगी। फिर विदेश जाने की क्या बात करती है? शहर में रहने लायक लड़का भी नहीं मिलेगा। ये सब छोड़, अब समझदारी इसी में है कि किसी ऐसे लड़के से शादी कर ले जो अच्छी कमाई करता हो, जिसकी अच्छी नौकरी हो। फिर शादी के बाद तू किसी तरह उसे मैनिपुलेट करके फॉरेन ले जाना। और इत्तेफाक से पंकज किया के रिश्ते की बात एक इंजीनियर से करता है और लड़के वाले फौरन राजी हो जाते हैं और दुल्हन बनकर किया करण के घर चली जाती है। धूमधाम से किया की शादी होती है। अपनी बेटी को विदा होता देख एक बार के लिए पंकज को भी लगता है कि किया के सर से विदेश जाने का भूत उतर चुका है, पर वो कहाँ जानता था कि किया तो किया है। अपनी सुहाग रात के दिन किया करण से कहती है, तो हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं करण? लंदन, पेरिस? शादी के फंक्शन के लिए तो मैं पहले ही ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले रखी थी। अभी तो मुझे हनीमून पर जाने के लिए छुट्टी मिल ही नहीं सकती बेबी। पर हाँ, 1 महीने के बाद हम जरूर हनीमून पर जाएंगे, जहाँ भी तुम्हारा मन हो। वही तो फर्क है। देखो अभी हम यहाँ तो हैं, हनीमून के लिए कहीं जाने के लिए खर्च करना पड़ता, पर वही अगर हम फॉरेन में होते तो कमरे से बाहर निकलते ही जन्नत मिल जाती। कोई टेंशन ही नहीं। यूएस, लंदन में रहने के बाद किसी ही कहीं जाने का मन करेगा, सारे खर्चे तो ऐसे ही बच जाएंगे। ये सब ना बोलने की बात है किया, सभी को दूर की चीजें अच्छी लगती है। करण किया की बात को ज्यादा ध्यान ना देकर आराम से सो जाता है। अगली सुबह सुमित्रा 2 कप चाय लेकर अपने बेटे बहू के कमरे में आती है। मम्मी जी, आपको आने की क्या जरूरत थी? ओह, सुबह के 8 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। अरे कोई बात नहीं बहू, कल ही तो तेरी शादी हुई है, थक गई होगी, आराम कर और ये चाय पी। पता है बेटा, जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो पहली रात तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चला, न जाने कैसे वक्त निकल गया। जब सवेरे आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ाया था और सुबह 10 बजे सभी के सामने शर्माते शर्माते कमरे से बाहर निकलना पड़ा था मुझे। क्या दिन थे वो भी सुमित्रा जी। बस मेरी मम्मी को कंपनी मिल गई, अब टेंशन नहीं है। तुम दोनों सास बहू बात करो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। रेडी रहो बहू, अब ये पुराना टेप रिकॉर्डर नॉन स्टॉप चलेगा। सीधी पत्नी मिल गई है तो जबान निकल रही है इनकी, देख रही है ना बहू तो। पापा आप भी क्या मम्मी को छेड़ रहे हैं? वो सब चोरियां मम्मी आप मुझे बताना, फिर क्या हुआ? किया को ऐसी सास मिली थी जो उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। दोनों सास बहू एक ही दिन में इस तरह घुल मिल गई थी कि लगता ही नहीं था कि वो दोनों सास बहू हैं। रात के वक्त करण ऑफिस से लौटता है। आजा मेरा राजा बेटा, कितना थक गया है। बेचारे को शादी के दूसरे दिन ही ऑफिस जाना पड़ गया। ये ऑफिस वाले ना मुँह मरते भी नहीं है, जरा सी दया नहीं आई मेरे बेटे पर। हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं और अभी ही बुला लिया। इतनी फिक्र कभी हमारी भी कर लिया कीजिए सुमित्रा जी। काम तो काम है ना मम्मी, उन्हें क्या मतलब है मेरी शादी हो, मेरा बच्चा, ऑफिस तो पहुंचना ही पड़ेगा। वही अगर ये आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे होते ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्या मजाक करियो किया, यहाँ खर्चे कम है क्या? पहले कम से कम हाथ में 10 लाख रुपए चाहिए, तब तो वहां पर किसी तरह पैर टिका सकता है आदमी, और वो पैसे बिना फट से उड़ जाएंगे। उसके बाद क्या? अरे बाहर यहाँ के मुताबिक 10 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं, ऊपर से इतना वर्कलोड भी नहीं होता, पैसे खत्म नहीं होंगे बाबा। और मम्मी आपकी बेटी को इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा, पर इसे कौन समझाए?
आप ही समझाइए ना, मेरी तो सुनते नहीं है। केया हर वक्त अपने पति का माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करती रहती। उसी रात जब केया किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसके फोन पर प्रीति का कॉल आता है। क्या हुआ? कब जा रहे हो तुम दोनों विदेश? इतने दिन हो गए, कोई और बात है क्या? क्या बताऊं मम्मी, यहाँ तो दाल गल ही नहीं रही। अब तो बार बार बोलने में मुझे भी ठीक नहीं लगता। देख ले बेटा, रोज बोलते रहना ही होगा। किसी भी वक्त तूने अगर टॉपिक को छोड़ा तो ये लोग ना तेरी बात को हवा कर देंगे। करण नहीं पिघल रहा तो अपनी सास पर फोकस कर। अगर तेरी सास मान गई तो करण को मानना ही पड़ेगा। बाकी अगर कोई कसर रही तो तू अपने 2 आंसू निकाल देना बेटा। पता नहीं कैसे तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है मम्मी। ठीक है, तो फिर मैं कल ये शस्त्र भी चलाकर देख लेती हूँ। अगली सुबह किया अपनी सास को जाकर जगाती है। फिर दोनों सास बहू मिलकर गप्पे लड़ाती हैं। मम्मा डार्लिंग, आज मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों एक से कपड़े पहनकर बाहर शॉपिंग पर चले। अरे ना बाबा ना, तू तो जीन्स सूट सब पहन लेती है। मैंने जीवन में साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहना बेटा। शादी के पहले भी ना मेरे मायके में बहुत कायदा था। हम हमेशा फुल बाजू का शर्ट और नीचे लंबा सा स्कर्ट पहनते थे। मजाल है शरीर का कोई भी हिस्सा दिख जाए। तेरे नाना ससुर ना बहुत कड़े मिजाज के थे। अब पूरा जीवन ही ऐसे नए फैशन के कपड़े पहने नहीं, तब बुढ़ापे में क्या पहनूं। अच्छा देख, बातों बातों में कितनी देर हो गई, मैं नहाने जाती हूँ, सारा काम बाकी पड़ा है। सुमित्रा बाथरूम में नहाने जाती है और गलती से अपने कपड़े ले जाना भूल जाती है। बाथरूम के अंदर से सुमित्रा जोर जोर से अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे बहू, मैं गलती से अपनी साड़ी लाना भूल गई, जरा पकड़ा दे तो। अभी लाई मम्मी। और शैतानी से किया अपनी सास को लॉन्ग स्कर्ट और टॉप दे देती है। अरे बहू, मैंने तुझसे साड़ी मांगी थी, ये क्या दे दिया तूने? ये पहनकर मैं बाहर कैसे आऊं? वो तो आप समझो मम्मी, अगर बाहर आना है तो इन्हीं कपड़ों को पहनकर आना पड़ेगा। और बेचारी सुमित्रा को स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आना पड़ता है। शर्माती हुई सुमित्रा किसी तरह बाहर आती है। ओह माय गॉड मम्मी, आप कितनी कूल लग रही हो। आपको ना ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। तू पागल हो गई है क्या बहू? लोग क्या कहेंगे? वही ना मम्मी, अगर आज हम विदेश में होते तो आपको इस बात की फिक्र नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वहां पर तो किसी को मतलब ही नहीं है कोई क्या कपड़े पहन रहा है क्या नहीं। सब अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीते हैं। यहाँ दिन भर करण को काम करना पड़ता है। कल रात तो वो 3 बजे तक काम कर रहा था। कहाँ वो किसी विदेशी कंपनी में नौकरी ले लेता। वहां का तो टाइम भी फिक्स होता, सुबह 10 बजे जाओ और अपने वर्किंग आवर्स पूरे करके वापस आ जाओ। ऊपर से वीकेंड पर छुट्टी मिलती है, सो अलग। बड़े सपने थे मेरे कि पहले करण जाकर बाहर सेटल हो जाएगा, फिर उनके खाने पीने की देखभाल करने के लिए मैं चली जाऊंगी, और फिर हम धीरे धीरे आपको वहां से पैसे भेजने लगेंगे। फिर जैसे ही उनका प्रमोशन होगा आपको और पापा को भी वहां बुला लेंगे। कितना सही होता ना, पूरा परिवार हमारा एक साथ फॉरेन में सेटल हो जाता। अपनी माँ की बात मानकर किया पूरी दोपहर अपनी सास को विदेश जाने के फायदे बताती रहती है। शाम के वक्त दोनों साथ में तैयार होकर बाहर गोलगप्पे खाने जाते हैं। समझ नहीं रही हो मम्मी, कितने फायदे हैं विदेश जाने के। पिछले 15 मिनट से देख रहा हूँ मैडम, अब विदेश जाने के फायदे गिनाती जा रही है आंटी जी को। पर विदेश में क्या मिल पाएंगे आपको ऐसे गोलगप्पे? एक बात तो ये है कि ये मजा ना बाहर ना मिलने वाला। ना सड़कों पर इधर उधर घूम पाओगे, ना चाट पकोड़े खा पाओगे। और इस उम्र में आंटी जी एक घर में बंद बड़ी बड़ी परेशान नहीं हो जाएगी क्या? अरे इसी उम्र में तो चाहिए होता है कि आसपास के लोग जो सुख दुख बांटे, है कि नहीं आंटी जी? सच कहा ना मैंने। गोलगप्पे वाले की बात सुनने के बाद किया बिल्कुल भी फॉरेन जाने की बात नहीं करती। प्रीति जब भी उसे कॉल करती वो हर बार इस टॉपिक को अवॉइड करने लग जाती, जिस कारण एक दिन प्रीति खुद उसके ससुराल आ जाती है। क्या हुआ किया? एकदम सुस्त पड़ गई है तू। क्या हुआ तेरे सपने का? रसोई में बर्तनों के साथ अपने सपने भी धो दिए क्या तूने? मुझे लगा ही था तू सबकी बातों में आ जाएगी। अरे बेटा, अभी 1-2 साल सब ठीक लगेगा, पर असली अफसोस तो तुझे उसके बाद होना शुरू होगा। तब कहाँ जाएगी तू? हाँ, कहाँ जी धराएगी? मम्मी क्या हुआ, नहीं समझ रहा? मैं करण से बात करूं बेटा? नहीं मम्मी, वो बात नहीं है। बाहर घूमने तक का तो ठीक है, पर मैं अब खुद भी फॉरेन शिफ्ट नहीं होना चाहती। मुझे इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाना, और वैसे भी बहुत कुछ देखना पड़ता है मम्मी, बहुत कुछ। वो तो मेरी जिद और मेरी नादानी थी जो मुझे धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है।
क्या? अब नहीं जाना तुझे विदेश? ठीक है भाई, अब ऐसी बात है तो मैं भी क्या बोलूं, जैसी तेरी मर्जी। और उसी वक्त इत्तेफाक से दरवाजे पर करण आ जाता है और सारी बात सुन लेता है। वो क्या है ना आंटी, आज से कुछ 5 साल पहले जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी, मुझे बाहर की ही कंपनी मिली थी। मैं चाहता तो अपना देश छोड़कर बाहर जा सकता था, पर फिर मैंने सोचा कि मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ेगी और अगर मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो उनका ख्याल कौन रखेगा। जब मुझे उनकी जरूरत थी तो वो मेरे साथ थे, और अब जब उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो काम करूंगा यहीं से करूंगा, क्योंकि तभी तो मैं अपने माँ बाप का ख्याल रख पाऊंगा। किया भी तो आप लोगों की इकलौती बेटी है। आज आपका मन किया उसे मिलने का तो आप यहाँ आ गई, पर वहीं अगर हम यहाँ रहते ही नहीं तो कैसे मिलती आप अपनी बेटी से। किया यहाँ रहेगी तो पापा से, आपसे मिल सकेगी, आपका ध्यान रख सकेगी, और हम दोनों अगर फॉरेन शिफ्ट हो गए तो आप लोगों का क्या होगा। अपने दामाद की बात सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना हाथ अपने दामाद के सर पर फेरते हुए कहती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं बेटा, तू तो बड़ा समझदार निकला। वैसे अगर कोई बाहर शिफ्ट नहीं हो रहा तो क्या हुआ, हम अगले महीने की विदेश की एक ट्रिप तो कर ही सकते हैं। इसी बहाने मैं भी विदेश घुमाऊंगी। ये हुई ना बात मम्मी जी। और करण और प्रीति अपने हनीमून में अपने पूरे परिवार वालों के साथ विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं और एनआरआई बहू पूरी तरह देसी बहू बन जाती है। सरिता और विपिन की नई नई शादी हुई होती है। जी, आप अपनी पूरी सैलरी लाके मुझे दिया करो। जानू, कैसे बात करती हो, माँ को बुरा लगेगा। आप तो बस ममाज बॉय ही बने रहोगे जिंदगी भर। सरिता मुंह फुला के दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। अगले दिन, सरिता, ओ सरिता, तैयार हो जाओ, आज हम फिल्म देखने जाएंगे। क्या? सच में? अभी आती हूँ मैं। सरिता अच्छी सी साड़ी पहन कर आती है। चलिए जी। अरे माँ को तो आने दो। ये सुनकर सरिता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इतने में माँ भी आ जाती है। आहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये क्या तरीका हुआ? अरे बेटा, बहू सही तो कह रही है, अब बुढ़ापा आ गया है मेरा। नहीं नहीं, आप तो बेटे को पल्लू से बांध के रखिए जी। और वो नाराज होकर चली जाती है। कुछ देर बाद सरिता विपिन के पास आती है। सुनिए, मुझे मायके जाना है। अरे बहू, पर इतने दिन रहकर तो आई हो मायके। माँ जी, मैंने आपसे नहीं, इनसे पूछा है। सरिता, तमीज से पेश आओ। हाँ हाँ, मैं ही सबकी आंखों में खटकती हूँ ना, आप बस मुझे ही डांटते रहो। विपिन भी कुछ काम से बाहर चला जाता है। माँ जी, मैं जरा पार्लर जा रही हूँ, अगर लेट हो जाऊं तो रात का खाना भी आप ही बना लेना। कोई बात नहीं बहू, बना लूंगी, आराम से जाओ तुम। शाम हो जाती है। विपिन घर आ जाता है। सरिता, ओ सरिता, कहाँ हो? तब माँ रसोई से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है। अरे बेटा, बहू जरा बाहर गई है, आती ही होगी। 2 घंटे बाद अब तक तो आ जाना चाहिए था माँ उसे। तभी सरिता घर में घुसती है। विपिन को उखड़ा हुआ देख सर पकड़ के सोफे पर बैठ जाती है। हाय रे, मेरा सर दर्द, लगता है जान ही लेके जाएगा। पर तुम थी कहाँ? टाइम देखा है, 8 बज गए रात के। जी, आपको तो बस मेरी ही गलती दिखती है। अपनी माँ को पूछो, जो इतनी भीड़ भाड़ में मुझे बाजार भेज दिया। हाय रे हाय, मेरे तो कर्म ही फूटे हुए। फिर सरिता नजरें बचा के अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आपने बताया नहीं कि आपने ही भेजा था सरिता को? ओ हाँ बेटा, उम्र हो गई है ना, भूल गई। क्या माँ, आप भी ना फालतू में ही रुला दिया उसे। बेचारी माँ बेटे और बहू के बीच शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना ही सही समझती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरिता बात बात पे अपनी सासू माँ को झल्ला के जवाब देती, नीचा दिखाती। एक दिन घर में पड़ोस की सरला आंटी आती है। अरे विपिन की माँ, जरा चीनी हो तो 1 कटोरी देना। वो क्या है ना, खत्म हो गई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन,
आओ आओ, मैं भी लाती हूँ। क्यों नहीं, आखिर मेरे पति की कमाई है, खूब लुटाओ। आए हाय, इसकी जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। इतने में विपिन की माँ भी चीनी की कटोरी लेकर आ जाती है। और बताओ सरला बहन, सब खैरियत? हाँ बहन, सब ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी बहू ने किटी पार्टी रखी है आज शाम, आना जरूर। हाँ चलो, अब जाती हूँ मैं। शाम को विपिन की माँ अपनी बहू सरिता के साथ सरला के घर पहुंचती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हो आप? खुश रहो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? जी बस आपका आशीर्वाद है। ममता सबको बड़े प्यार से नाश्ता पानी कराती है। अरे वाह वाह सरला, तेरी तो किस्मत चमक गई इतनी संस्कारी बहू पाके। हाँ, और एक इसकी बहू है जो बर्तन भी इसी से धुलवाती है। सब हंसने लगते हैं। वाह ममता, तुमने तो सब पे अपना जादू चला रखा है, जिसे देखो तुम्हारी ही तारीफ करता है। अरे नहीं नहीं सरिता, जादू नहीं, बस प्यार। बड़े बुजुर्ग को तो बस प्यार और इज्जत चाहिए होती है अपने बच्चों से। अरे तुम सब सरिता से मिली कि नहीं? क्यों बेटा सरिता, तुमने पैर नहीं छुए किसी के? अपनी सास के पैर तो छूती हो ना, या नहीं? मेरी बहू को देखो, पूरे मोहल्ले की फेवरेट है। ये सुन के सरिता की सास को अच्छा नहीं लगता। अच्छा सरला, अब मैं चलती हूँ, विपिन भी आने वाला होगा। सरिता आज काफी बेइज्जती महसूस कर रही होती है। वहीं रात भर सो भी नहीं पाती। फिर अगली सुबह, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे बहू, आज इतनी जल्दी उठ गई? जी, आप सबके लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी। सरिता में आए इस बदलाव को देखकर विपिन की माँ बहुत खुश होती है। प्रीति की नई नई शादी हुई थी। उसका पति अक्षय विदेश में नौकरी करता था। प्रीति का रहन सहन सादगी भरा था। इस वजह से उसकी सास हमेशा उसे दूसरी बहुओं के मुकाबले कम आंकती थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ये ले। माँ जी, मुझे मत मारिए। आज तेरी वजह से मोहल्ले की सभी औरतें मेरा मजाक उड़ा कर गई है। आज तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे नाश पिटी। अरे तुझे तो कपड़े पहनने का भी सहूर नहीं है। पता नहीं किस जंगल से उठ कर आई है। अब इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? मैं तो हमेशा से इसी तरह से रहती आई हूँ। अरे मोहल्ले की जरा दूसरी औरतों की बहुओं को देख, कितने सलीके से रहती है, और एक तू है करम जली। ये ले, ये ले। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मुझे और मत मारिए माँ जी। अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। जा, रसोई घर में सुबह से बर्तन पड़े हैं, जाकर धो। मैं पड़ोस में जा रही हूँ, विमला की बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। इस तरह अपनी बहू को डांट टपट के मिथिला वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जब भी अक्षय फोन पर प्रीति का हालचाल पूछता, प्रीति हमेशा अपनी पति से झूठ बोलकर अपनी सास के करतूतों पर पर्दा डाल देती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे ओ निकम्मी, जरा यहाँ। प्रीति जैसे ही रसोई घर में आती है, मिथिला जोर से उसके बाल पकड़कर खींचती है। ये क्या है? रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं है? अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, अब क्या खाऊं? माँ जी, आप ही तो कह कर गई थी कि आप अपनी सहेली के घर से खाना खाकर आएंगी, और आज मेरा उपवास है, इसलिए मैंने सिर्फ बाबूजी के लिए खाना बनाया था। हाँ हाँ, कह कर गई थी तो क्या हुआ? अरे तुझे तो बहाना मिल गया काम चोरी का। अरे 2 रोटियां और तवे पर सेक लेती तो तेरे बाप का क्या जाता? राशन तो मेरा लगना था। हे भगवान, कैसी बेवकूफ बहू मिली है मुझे। अरे भाग्यवान, अपनी गलती बहू पर क्यों थोप रही हो? अरे तुम ही तो कहकर गई थी कि तुम खाना बाहर से खाकर आने वाली हो।
अब भला इस पे इस बेचारी का क्या कसूर है? आप तो चुप रहिए जी, अभी मेरा माथा बहुत गर्म है। आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। आप नाराज मत होइए, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ चल जल्दी खाना बनाकर मेरे कमरे में ले आ। मिथिला अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद अक्षय का फोन आता है। आप कैसे हैं जी? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे यहाँ ग्रीन कार्ड मिल गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे साथ यहाँ आकर रहो। मैंने माँ से बात कर ली है, बस अब तुम फटाफट यहाँ आने की तैयारी शुरू कर दो। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, शाम को बात करेंगे। ठीक है जी। प्रीति फ़ोन रखकर अपनी सास के पास जाती है। तभी उनकी पड़ोसी गायत्री वहाँ आ जाती है। अरे मिथिला, तेरे बेटे अक्षय का फोन आया था। तेरी बहू को विदेश बुलाना चाहता है, उसे वहाँ ग्रीन कार्ड मिल गया है, इसलिए मैं तेरी बहू के कागजात लेने आई हूँ। अब तो तेरी बहू विदेश जाकर अपनी जिंदगी मजे से गुजारेगी। मिथिला बुझे मन से कहती है, हाँ ये तो है, अपनी अपनी किस्मत है। गायत्री प्रीति के कागजात लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन से प्रीति देखती है कि उसकी सास कुछ खोई खोई सी रहती है, और अब वो पहले की तरह ना तो प्रीति को मारती पीटती है और ना ही उसे कुछ भला बुरा कहती है। बस सारा दिन किसी सोच में डूबी रहती हैं। उसी शाम अक्षय का फोन आता है। प्रीति, तुमने आने की सारी तैयारी कर ली है ना? सुनिए जी, मैं अपने सास ससुर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इस बुढ़ापे में अगर मैं ही उन्हें छोड़कर चली गई तो उनकी सेवा कौन करेगा? आखिर मैं उनकी इकलौती बहू हूँ। और फिर ऐसे भी वो कमाई किस काम की जो हमें अपनों से ही दूर कर दे। आप यहाँ थोड़े पैसे कम कमाते थे, पर अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी तो सुकून से खाते थे ना जी। तुम सही कहती हो प्रीति, जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरा मन ही नहीं लगता। हर वक्त सिर्फ घर की याद आती रहती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कम आऊँगा लेकिन सुखी तो रहूँगा। ये हुई ना बात जी। चलिए, माँ को खाना देने का वक्त हो गया है, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। प्रीति अपनी सास के लिए खाना लेकर जाती है। चलिए माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे बहू, तू जाकर खा ले, मेरी इच्छा नहीं है। और बता, तेरी सब तैयारियां हो चुकी है जाने की? अरे माँ जी, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली, वरना आपकी डांटे कौन सुनेगा और आपकी हाथ की मार कौन खाएगा? मिथिला खुश होकर कहती है, क्या कह रही है बहू, तू सच में नहीं जाने वाली? हाँ माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अक्षय भी हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। चलिए, अब आप खाना खा लीजिए। अरे आज तो मैं 2 रोटी ज्यादा खाऊंगी। मान गई तुझे, आखिर बहू हो तो ऐसी। शिक्षा अपने माता पिता के साथ रहने का सुख ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उत्तर प्रदेश के शिप्रा और पंजाब के प्रदीप को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन दोनों के लिए ही एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। कैसे? देखिए जरा। माँ, मेरी बचपन की सहेली खाने पर आने वाली है, मैं क्या बनाऊं? अरे रुक, तू क्यों बनाएंगी? तू बैठकर बातें कर, मैं बनाती हूँ खाना। शिप्रा सहेली के साथ बात करने लगती है। सास खाना बनाकर टेबल पर रखती है। अरे वाह वाह आंटी, कितना स्वादिष्ट खाना है। ऐसा लग रहा है जैसे होटल में खा रही हूँ। वाह शिप्रा, तू तो बड़ी किस्मत वाली है जो ऐसा खाना बनाने वाली सास मिली। हाँ, वो तो है। अगले दिन शिप्रा साड़ी पहनकर पल्ला लेकर खड़ी हो जाती है। शिप्रा सास के पैर छूती है। उसने लंबा सा सिंदूर लगाया होता है।
बिल्कुल यूपी स्टाइल में। अरे ये क्या बेटा, साड़ी तो तेरी सास ने भी नहीं पहनी। ऐसा ना हो कि तू इसमें फंसकर गिर जाए। सूट पहना कर बेटा, सूट। अरे बेटा शिप्रा, इतना लंबा घूंघट किस लिए? तू तो बेटी है मेरी, और अब तो बच्चे ये तेरा घर है। यहाँ बिल्कुल वैसा ही रहना जैसे माँ के घर रहा करती थी। शिप्रा बड़ी खुश होती है। उसने तो अपनी सारी दीदियों को कितना परेशान होते देखा था, ना रहने की आज़ादी, ना कपड़े पहनने की, यहाँ तक कि खाने पीने में भी पाबंदी। शाम को प्रदीप घर आता है। माँ, आज तो चिकन बना लो, बड़ा मन कर रहा है खाने को। देख प्रदीप, ना तो मैं खाती हूँ और ना मैं बनाऊंगी। अपने पापा को बोल, वही बना देंगे तेरे लिए चिकन। माँ, क्या मैं बना दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तूने बनाया है पहले। क्या बेटा, तू नॉनवेज भी खाती है? मैं तो खाती नहीं हूँ। घर में सिर्फ प्रदीप और उसके पापा ही खाते हैं। शिप्रा कुछ कहती उससे पहले ही प्रदीप बोल पड़ता है। हाँ माँ, शिप्रा नॉनवेज खाती है, उसे नॉनवेज बहुत ही पसंद है। लेकिन कोई बात नहीं माँ, अगर आप नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ये सब तो दिल से उतर जाए तो आदमी खुद ही छोड़ देता है। तुझे भी जब मन करे ना, तब छोड़ना। शिप्रा को बहुत अच्छा लगता है कि उसे तो ससुराल में किसी बात की कमी नहीं है, ना कोई रोक टोक और ना ही कोई दखलंदाजी। लेकिन एक दिन ऑफिस में शिप्रा की सहेली शिवानी उससे कहती है, अरे शिप्रा, कल चली क्या शॉपिंग पे? ग्रेट मॉल में काफी अच्छी सेल लगी है। अरे कहाँ, तू तो जानती है शादी के बाद ससुराल से मेरा ऑफिस अब काफ़ी दूर हो गया है। कैसे चलूँ, फिर घर पहुँचने में देर लगेगी। कोई बात नहीं, फिर कभी। एक दिन ऑफिस में शिप्रा अपनी दोस्त रीना से कहती है, अरे रीना, तुम लोग कल क्लब गए थे? फेसबुक में मैंने देखी तुम लोगों की फ़ोटो। यार, अपना तो ग्रुप है ना, तुम लोग मुझसे एक बार पूछ तो लेते कि मैं आना चाहती हूँ कि नहीं। अरे यार, तेरा तो हमेशा का रोना रहता है कि घर दूर है, कैसे जाऊंगी, फिर सास क्या सोचेगी, रात ज्यादा हो जाएगी। शिप्रा घर जाती है और प्रदीप से कहती है, प्रदीप, मैं शहर से इतने दूर नहीं रह सकती, तुम ये घर छोड़कर शहर के पास घर ले लो। अरे शिप्रा, मैं बचपन से ही यहाँ रहा हूँ और माँ का काम भी यही है, मैं कैसे ये शहर छोड़ दूँ? देखिए जी, मैं साफ साफ बोल देती हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अब आए दिन शिप्रा और प्रदीप में लड़ाई होने लगी। एक दिन प्रदीप के पिता दोनों की बात सुन लेते हैं और प्रदीप से कहते हैं, देखो बेटा, ये तो हमारा मकान है, अपना घर छोड़कर किसी और के घर किराए पर नहीं रहा जाएगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों मियाँ बीवी ऑफिस के पास ही अपना मकान ले लो। पर पापा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। माँ के हाथ का खाना और ऑफिस से आकर आपसे बातें करना मेरे लिए जीवन का ये सबसे अहम पार्ट है। पिता की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो उसे गले लगा लेते हैं। बेटा, जब तक तू और बहू घर नहीं आते, मैं और माँ भी परेशान रहते हैं। कुछ दिन परिवार से दूर रहकर देख, अपने और बहू के रिश्ते को समय दे। बाकी वो बहुत अच्छी लड़की है। शिप्रा दूर खड़ी सब सुन रही थी। वो उन लोगों के पास जाती है और कहती है, पिताजी, प्रदीप, मुझे माफ़ कर दो। चंद दोस्तों के कहने पर मैंने ये बात बोली थी। इतना अच्छा परिवार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं आप लोगों से अलग कहीं नहीं जाऊंगी। सीमा और कमला में काफ़ी प्यार था। दोनों सास बहू बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती। लेकिन एक दिन अचानक सास का देहांत हो जाता है, जिससे सीमा काफ़ी परेशान रहने लगती है। सीमा सास की फ़ोटो के साथ रोते हुए कहती है, मम्मी जी, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता। कितना अच्छा होता कि मैं भी आपके साथ ही मर जाती। तभी वहां सीमा का पति आ जाता है। देखो सीमा, अगर तुम ऐसे ही माँ के लिए रोती रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी तुमने एक बात नहीं सुनी क्या? क्या? कौन सी बात जी? माँ अगर कहीं से भी ये सब देख रही होंगी तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और उनकी आत्मा भी परेशान रहेगी।
क्या तुम ये चाहती हो? ये बोलकर पति राकेश ऑफिस चला जाता है। सीमा उसके जाने के बाद सोचती है, क्या सच में सासू माँ को मेरी याद आएगी? नहीं नहीं, मैं माँ की आत्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी और मैं अब उनके लिए नहीं रोऊंगी। ये बोलकर सीमा जैसे ही खड़ी होती है, सामने खड़ी होती है उसकी सास। सीमा आंखें मलती है। मम्मी जी, आप? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? लगता है मैं मम्मी जी के लिए पागल हो गई हूँ, तभी मरने के बाद भी वो मुझे दिखाई दे रही हैं। अरे मैं सच में आई हूँ बहू। तू क्या बोल रही थी कि तू मुझे अब कभी याद नहीं करेगी? ऐसा हो सकता है क्या मेरी बेटी? सीमा सास को बोलते हुए देखकर उनकी बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। माँ! वो उनके गले लगने की कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं ना कि आत्मा तो अमर है, उसे कोई छू नहीं सकता। ओ माँ, मैं तो भूल ही गई कि ये आपकी आत्मा है। पर कोई बात नहीं, आप मुझसे बात कर रही है, यही बहुत है। चल खाना खा। मैं देख रही हूँ तूने कई दिनों से खाना नहीं खाया अच्छे से। हाँ माँ, पता नहीं मन ही नहीं करता है। अच्छा चल, मैं तेरे पास बैठती हूँ, खा ले खाना। सीमा खाना लेकर आती है और सास के साथ बैठकर खाना खाने लगती है कि तभी उसका ससुर वहां आ जाता है। अरे वाह सीमा बिटिया, आज तुझे अच्छे से खाना खाते काफी समय बाद देखा। खा बेटा खा और खुश रह। अरे आइए ना पिताजी, आप भी बैठिए। मैंने माँ की फेवरेट खीर बनाई है, आप भी खाइए। ससुर जी उसी कुर्सी में बैठने लगते हैं जहाँ सास की आत्मा बैठी होती है। अरे अरे पिताजी, वहां तो माँ बैठी हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। ससुर जी को सीमा की बात सुनकर आश्चर्य होता है। उनको लगता है कि सास के प्यार में सीमा का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते और सास की आत्मा के बगल में बैठ जाते हैं। पिताजी देखिए ना, माँ कितनी सुंदर लग रही है। ससुर जी को लेकिन कहीं भी सास नहीं दिखाई देती। वो सीमा से कहते हैं, अरे वो मुझे तो कभी भी अच्छी नहीं लगी। पागल की तरह कपड़े पहनती थी और बाल फैलाकर घूमा करती थी, लेकिन थी बड़ी अच्छी। ससुर जी चुप हो जाते हैं कि तभी सीमा की सास की आत्मा अपनी बहू के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद सीमा हंसने लगती है। क्या हुआ बेटा? पिताजी, आपको तो सासू माँ पर लाल रंग की साड़ी बहुत अच्छी लगती थी और बाल खुले रखने के लिए तो आप ही कहते थे, वरना उन्हें तो खुले बाल पसंद ही कहाँ थे। ससुर जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर बहू को ये सब पता कैसे चला। लगता है तेरी सास तुझसे सारी बातें शेयर करती थी। अरे नहीं पिताजी, वो तो माँ ने अभी अभी मुझे ये बात बताई है। ससुर जी को लगता है कि सीमा को गहरा सदमा लगा है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। वो वहां से चले जाते हैं और सीमा एक बार फिर से सास की आत्मा से बातें करने लगती है। सीमा के अंदर के बदलावों को देखकर उसका पति भी खुश हो जाता है कि वो समय पर खाती, आराम करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। लेकिन एक दिन सीमा की सास की आत्मा उसके पास आती है। सीमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ सासू माँ, कहिए ना, क्या हुआ? जब मैं जिंदा थी तो कई बार हम दोनों के बीच लड़ाई भी होती थी, है ना? हाँ सासू माँ, वो तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन मैं कितनी खराब थी कि आपसे कई हफ्ते या महीने बात नहीं किया करती थी। नाराजगी में मैंने वो वक्त बर्बाद कर दिया जो मैं आपसे और बातों में बिता सकती थी। हाँ, तुझे कहाँ पता था कि मैं मर जाऊंगी बेटा? नहीं नहीं माँ, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप नहीं रहोगी। देख बेटा, हम यही गलती करते हैं, किसी के जीते जी उसके साथ एक पल भी नहीं बिताते और उसके जाने के बाद उसके लिए परेशान रहते हैं। लेकिन हर कोई हर किसी के साथ हमेशा तो नहीं रह सकता ना। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। और जब तक हम उस व्यक्ति के साथ हैं जिसे हम प्यार करते हैं, हमें उसके जीते जी उसे ये एहसास करा देना चाहिए कि वो हमारे लिए कितना खास है। हाँ,
वरना उसके जाने के बाद तो सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा बहू। मैं जो समझाना चाहती थी वो शायद तुम और ये कहानी देखने वाले हर शख्स की समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखना बहू। ये बोलकर सास की आत्मा गायब हो जाती है।